जी नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी का 3rd लेसन, जो कि है हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में। इस लेसन में ये बताया है जैसे कि हम आमतौर की भाषा में सुनते हैं कि पृथ्वी में प्लेट्स होती हैं। प्लेट्स क्या होती हैं? प्लेट्स ऐसी जैसे स्थलमंडल अनेक विभाजित प्लेट हैं, जैसे प्लेटों से में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडल प्लेटें कहा जाता है। जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल एक ही टुकड़े से बनी हुई है, पूरा एक टुकड़े से नहीं बनी हुई है। वो कहीं कहीं से ऐसे अलग अलग टुकड़े हैं, बने हुए हैं और वो आपस में जुड़े हुए हैं। जो जो टुकड़े हैं उनको ही क्या कहा जाता है? उनको ही प्लेट कहा जाता है। उनको ही क्या कहा जाता है? प्लेट्स कहा जाता है, जो अलग अलग टुकड़े हैं। जब हमारी पृथ्वी जैसे क्रिया करती है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे जो आकृतियां बनती हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर वो अपने आप ही बन जाती हैं। वो कुछ ना कुछ क्रिया होती रहती है, उसके कारण बनती हैं। जैसे दो तरह के फोर्सेस होते हैं। एक एंडोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं, एंडोजेनेटिक जिसको एंडोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं, जिसको अंतर्जात बल बोला जाता है, जो कि पृथ्वी के अंदर काम करते हैं। जो कि पृथ्वी के अंदर के कल जो पृथ्वी का इंटीरियर समझा था वहाँ पर ऐसे काम करते हैं। और एक होते हैं बहिर्जात बल, जिनको एक्सोजेनेटिक फोर्स बोला जाता है, जो पृथ्वी के बाहर काम करते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति से उत्पन्न करते हैं, तो कभी धीमी गति। जैसे जो फोर्स होते हैं, कभी कभी तो ये जैसे फटाफट काम करते हैं, जैसे भूकंप है। भूकंप आने से कोई भी एक भूआकृति में एकदम से चेंज हो जाएगा। पर जैसे कोई ऐसी चीज़ है, जैसे पानी है, पानी जहाँ से बह रहा है वहाँ से जब वो फोर्स लगाता है तो धीरे 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 कोई चट्टान को काटता हुआ चलता है। तो ये फोर्स है, कभी कहीं तो ये एकदम से कार्य करते हैं, तो कहीं ये धीरे धीरे कार्य करते हैं। अब यहाँ स्थलमंडलीय जो प्लेट हैं उनके बारे में बताया है कि क्या होती हैं। भूपर्पट्टी में अनेक बड़ी और कुछ कठोर असमान आकृति की प्लेटें होती है, जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतह टिकी है। ये पृथ्वी की जो गतियां हैं उनके बारे में बताया है कि पृथ्वी की गतियों के कारण कौन से बल उत्पन्न होते हैं। जैसे अंतर्जनित बल होते हैं और बहिर्जनित बल होते हैं। जब अभी मैंने जो बताया था कि अंतर्जनित और बहिर्जनित बल होते हैं। जो अंतर्जनित बल होते हैं वो एक आकस्मिक कार्य करते हैं और एक पटल विरूपण, मतलब पृथ्वी के उसको चेंज करने का काम करते हैं। स्वरूप को चेंज करने का काम कर। आकस्मिक जैसे भूकंप आ जाएगा, भूकंप है एकदम ही आना है, ज्वालामुखी है या फिर भूस्खलन है, ये तीनों होते हैं आकस्मिक बल। पटल विरूपण में हो जाएंगे जैसे पर्वत निर्माण ऐसा नहीं है कि हिमालय पर्वत एक दिन में बन के खड़ा हो गया। उसको बनने में युग लगे हैं, तब जाके हिमालय पर्वत का निर्माण हो पाया है। फिर सेकंड है बहिर्जनित बल। बहिर्जनित में जैसे अपर्दन और निक्षेपण का कार्य होता है। बहिर्जनित में बहुत सारे अलग अलग वो फैक्टर काम करते हैं। जैसे कई बार नदी काम करती है, पवन काम करती है, समुद्री तरंग काम करती है, हिमनद काम करते हैं। क्योंकि इनके द्वारा भी हमारी पृथ्वी पर कोई ना कोई आकृतियां बनती रहती हैं। फिर भूकंप के बारे में बताया है कि भूकंप क्या होता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे अंदर यहाँ मैग्मा बनता है, पृथ्वी के अंदर की सतह में जब मैग्मा बनता है तो कोई फोर्स काम करता है, जो एक वेंट बन जाता है। जैसे ये एक वेंट बन गया, वेंट उसको कहते हैं जहाँ से मैग्मा बाहर आता है, उसको वेंट कहा जाता है। फिर ये क्रेटर के थ्रू बाहर आता है। ऐसे क्रेटर उसको कहा जाता है जिससे जो यहाँ वो पॉइंट बन जाता है जहाँ से मैग्मा बाहर आता है। फिर जैसे ये गैस और राख के रूप में बाहर निकलता है। फिर यहाँ ऐसे बीच में से भी ये जो वेंट है ये यहाँ से भी निकल सकती है, तो ये यहाँ से भी मैग्मा से निकल के जा सकता है। अब यहाँ पर एक जो भूकंप की डेफिनेशन दी है कि कैसे ये काम करता है। स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर
जैसे उसके कारण पृथ्वी अपने चारों ओर गति कर सकता है, और इस जो ये कंपन है, जो ये जिसके कारण एक जो प्लेट हैं, ये जैसे ऐसे ये प्लेट दिखा रखी हैं, ऐसे एक इधर जाती है तो दूसरी इधर जाती है, कई बार ऐसा होता है एक इधर आती है तो दूसरी भी इधर आती है। तो जो हल्की होती है वो नीचे चली जाती है, और जो भारी होती है वो ऊपर चली जाती है। तो ऐसे ऐसे भी काम करती हैं, या फिर दो प्लेट एक दूसरे के ऐसे समानांतर भी चल के काम करती रहती हैं। तो इस प्रकार भूकंप आता है। जो हमारी जो प्लेट हैं उनके क्रिया करने से कई बार वो एक दूसरे के सामने क्रिया करती हैं, कई बार एक दूसरे से दूर जाती है तो एक खाई बन जाती है, इस प्रकार। और भूकंपीय जो तरंगे हैं उसके मेन कितने प्रकार की होती हैं, वो उनके उसके जो गति है उसके हिसाब से उनको डिवाइड कर रखा है। जैसे प्राइमरी तरंगे होती हैं और सेकेंडरी तरंगे होती हैं, एल तरंगे होती हैं। अब जो 26 जनवरी 2001 में 26 जनवरी 26 जनवरी 2001 में जो भूकंप आया था उसके बारे में बताया है, जो कि भुज में आया था। कहाँ आया था? भुज में आया था। और जो ये जगह है कहाँ है? गुजरात में है। भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल 6.9, इसका स्केल भी पूछ लिया जाता है कितनी स्केल पे आया था, 6.9। जैसे ऐसे 6 को उल्टा करेंगे, उल्टा 6 लिखेंगे, ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी हम जैसे भुज के भूकंप में कि ये उल्टा हो गया था, ऐसे कि एक सर्वाधिक उत्तेजित भूकंप आया था। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। स्कूलों की इमारतें गिर के जैसे 971 जो छात्र हैं और 31 जो शिक्षक थे उनकी मौत हो गई थी। फिर उसमें राहत पहुंचाने के लिए क्या क्या किया गया, भूकंप भुज की तबाही में क्या क्या चीज़ें जैसे डैमेज हुई उनके बारे में बताया है कि फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार जो लाइनें थी वो सब अवरोधित हो गई थी। अब यहाँ पर यही बताया कि शहर में आग लगी थी, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा, उस टाइम पे आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। फिर बताया कि जो भूकंप होता है उसके मापने के यंत्र को जैसे हम एक आम भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि उसको भूकंप लेखी कहते हैं। परंतु जब उसकी अक्षमता जो या तीव्रता, जो भूकंप की तीव्रता किस पर नापी जाती है, वो रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जो रिक्टर स्केल है उसमें जैसे 0 से 12 तक की 0 से 12 तक की कैपेसिटी के भूकंप मापे जाते हैं। 0 से 12 तक की कैपेसिटी के। इसमें क्या होता है, जैसे जो 0 से 2 है ये तो महसूस भी नहीं होते, पर आज तक 8.6 से ऊपर कोई भूकंप देखा नहीं गया। मतलब ये सबसे खतरनाक भूकंप अब तक का रहा है, जो 8.6 है। और जो शायद अगर मैं याद कर पा रही हूँ तो अ, चिली में था, चिली में आया था। फिर मुख्य स्थलाकृतियाँ, कि मुख्य स्थलाकृतियाँ किन किन से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, कैसे होता है। जैसे अपक्षय और जो अपर्दन होता है। जो अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रम होते हैं। जैसे एक तो अपक्षय होता है और एक अपर्दन होता है। तो नामक दो प्रक्रमों द्वारा स्थलाकृति जो दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने और की क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। जैसे सेल कोई भी पर्वत है, जैसे कोई पर्वत है तो वो जैसे टूटता रहता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसका अपक्षय कहा जाता है। और जैसे जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहा जाता है। अभी वो जैसे अपने आप जब वो टूट रही हैं तो उसको तो अपक्षय कहा जाता है, परंतु जब ये चीजें जब मिलकर कर रही हैं, जैसे जल, पवन या हिम उसके ऊपर काम कर रही है, तो उसको क्या कहा जाता है, अपर्दन कहा जाता है। फिर जैसे जब अभी ये बताया है कि इसको अपर्दन कहा जाता है, तो फिर ये अलग अलग जैसे नदी है, हिम नदी है या समुद्र की लहरें हैं, ये अलग अलग टाइम पे अपक्षय जो करती हैं उसके द्वारा बनने वाली जो स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में बताया है।
जैसे जब एक नदी निकलती है तो वो अपने सामने आने वाले पत्थरों को, जमीन को काटती छाटती हुई निकलती है। पर जब ये जैसे ऐसे कोई उसके ऊपर से उतरती है, जैसे कोई पर्वत है उसके ऊपर से जैसे ऐसे उतरती है, तो वो उसको क्या कहते हैं, उसको एक जलप्रपात या वाटरफॉल कहा जाता है। वाटरफॉल कहा जाता है। और ऐसे जब जब रिवर ऐसे ऐसे बल खा के ऐसे ऐसे चलती है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको नदी विसर्प कहा जाता है, कि मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। फिर जैसे इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते रहते हैं, समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील कहा जाता है। जैसे क्या होता है, ऐसे है, फिर ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, फिर एक टाइम आएगा बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, और ये जो सिरा है ये नदी से अलग कट जाएगा, ऐसे अलग से कट जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, एक चाहे तो हिंदी का एक वर्ड है गोखुर झील, इसको गोखुर झील कहेंगे, या फिर चाप झील कहेंगे, इसको चाप झील कहा जाता है। फिर जैसे नदी है जब अपनी ऐसे एक डायरेक्शन में बह रही होती है, तो बहुत सारे कंकड़ मिट्टी गाद ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें लेके आती है। तो जो गाद है, जैसे अभी जैसे ये रिवर चल रही है, यहाँ पे जैसे ऐसे इसके किनारे पर जो एकदम से ऊंचे मिट्टी के गाद से ऐसे कुछ जम जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, तटबंध कहा जाता है। जैसे इसको कहा जाता है तटबंध। और जो जैसे अभी ये रिवर है, कभी कभी ओवरफ्लो होके यहाँ से ऐसे पानी भी निकल जाएगा, तो जो ये मैदान है रिवर के जो साथ हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको बाढ़कृत मैदान कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, बाढ़कृत मैदान कहा जाता है। मैंने एक लेसन में जब हम 6 क्लास के एनसीईआरटी कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि ट्रिब्यूटरी होती है एक तो रिवर की, एक डिस्ट्रीब्यूटरी होती है। तो यहाँ पर बताया कि वितरिका वितरिका जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, उसको ही डिस्ट्रीब्यूटरी को ही वितरिका हिंदी में कहते हैं। जैसे कोई रिवर ऐसे चल रही है, तो इसके यहाँ से ऐसे कोई अलग रिवर निकल जाए, तो इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिका, इसको वितरिका कहेंगे। अगर कोई इसके अंदर मिलती है तो उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं, उसकी उसकी सहायक नदी कहा जाता है। फिर जहाँ जब रिवर है ऐसे चलते चलते कहीं ना कहीं जब वो समुद्र के अंदर मिलती है, जब वो जहाँ समुद्र के अंदर मिलती है, तो वो अपना बहाव बहुत ही धीमा कर देती है, क्योंकि जो रिवर है पहाड़ों से उतरकर मैदानों में प्रवेश करी जाती है। और वो अपनी जो अंतिम अवस्था तक जाती है, वहाँ वो उसकी मतलब पानी की गहराई बहुत ही कम रह जाती है। पानी की गहराई बहुत कम रह जाने के कारण वो बहुत ऐसे दूर तक के क्षेत्र में फैल जाती है। तो जैसे ये जो चाप के आकार की ऐसे जो आकृति बनती है जो रिवर की, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, डेल्टा, इसको डेल्टा कहा जाता है। फिर सेकंड बता रखा है, फिर जैसे कुछ जो इंडिया में है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, उसका नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा, जो कि सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा बनाया जाता है। फिर सेकंड, जैसे अभी नदी के काम बताए थे, दूसरे में काम बताए हैं कि जो समुद्री तरंगें होती हैं, जो तरंगें होती हैं वो भी जैसे अब उसके सामने जैसे पास में कोई ऐसे चट्टानें होती हैं, तो उनके ऊपर वो भी काम करती हैं। तो समुद्री चट्टानों के ऊपर ऐसे काम करने के जो कार्य हैं, वो समुद्री तरंगों के कार्य के बारे में बताया है। जैसे समुद्री गुफा बताया है, जैसे एक चट्टान है, ऐसे एक चट्टान है, और जैसे समुद्र की तरंगे इसके ऊपर ऐसे, जैसे मान लो ये एक चट्टान है, इसके ऊपर ऐसे लगती रहती हैं, तो वो ऐसे
ऐसी एक जगह ऐसी होएगी जिसके ऊपर वो लगातार ऐसे वार करती हैं, तो जैसे ये दिखा रखी है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लगातार वार करती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? वो जगह थोड़ी कट जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? समुद्री गुफा कहा जाता है। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनको केवल जब इनकी जगह जैसे ऐसे होएगा, तब वो उन पे ऐसे काम करेंगी तो वो गुफा बन गई। फिर ऐसा भी होगा वो गुफा के आर पार चली जाएगी, जैसे समुद्र की जो एक चट्टान है उसके आर पार चली जाएगी, तो उसको क्या कहेंगे? उसको तटीय मेहराब कहेंगे। उसको जैसे जो आर पार जब पानी निकलने लग जाएगा तो उसको तटीय मेहराब कहेंगे। स्टैक है फिर, जैसे फिर वो आर पार पानी निकलने लग गया, फिर उसकी छत भी एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो छत है उसकी, वो छत भी नहीं रहेगी, तो साइड की जो दीवारें दीवारें रह जाएंगी और एक ऐसी आकृति बन जाएगी, जैसे दीवारें रह गई और एक ऐसी आकृति बन गई, तो ऐसी आकृति बन जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? स्टैक कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? स्टैक कहेंगे। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को समुद्री भृगु कहा जाता है। फिर जैसे जो ये स्टेक है, जैसे अभी कोई ऐसी भी आकृति रह जाएगी, जैसे यहाँ पर ऐसे दीवार का कोई ऐसा टुकड़ा भी रह जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? उसको समुद्री भृगु कहेंगे। फिर तीसरे नंबर पर काम दे रखे हैं जो हिमनद के कार्य, कि हिमनदी हैं जो, या ग्लेशियर कह सकते हैं, ग्लेशियर कह सकते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं। इसमें बिल्कुल एक छोटा सा ऐसा बताया है कि हिमनद हिमोड किसे कहते हैं। जैसे जब एक ग्लेशियर चलता है तो अपने साथ बहुत सारी जो वहाँ पर गंदगी होगी, कूड़ा करकट सब कुछ वो उठाता हुआ सब अपने साथ में चलता है। तो जैसे हिमनद के द्वारा लगाए गए पदार्थ, जैसे छोटे छोटे शैल, रेत और जैसे तलछट जो निक्षेपित हो जाते हैं, जो निक्षेप जो उनको साथ में लेके चलता है, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि उन सभी चीज़ों को वो एक जगह पर इकट्ठा कर देगा, तो उसको क्या कहेंगे? हिमनद हिमोड कहेंगे उनको। चौथे नंबर पे कार्य दे रखी है पवन के कार्य। पवन के कार्य में तीन चीजें दे रखी हैं। एक तो छत्रक कह रखा है, जो छत्रक क्या होता है? जैसे जो पवन होती है वो ज़्यादा ऊंचाई तक काम नहीं करती, लगभग 50 मीटर तक ही काम करती है। जैसे कोई सेल है, ऐसे कोई सेल है, तो वो ऐसे मतलब उसको काट लेती है, जो पवन है उसको ऐसे इसके नीचे से ऐसे काटती रहती है, तो एक ये छतरी की तरह जैसे आकृति बन जाती है, जो रेगिस्तान में जो छतरी की नुमा जो ये आकृति बन जाती है, इसको क्या कहा जाता है? छत्रक सेल कहा जाता है। फिर जो मान लो कोई एक बाधा आ गई, जैसे बहुत सारा रेत ऐसे बहा कर ले जा रहा है पवन, तो फिर कोई ऐसे मान लो कोई झाड़ी आ गई या फिर कोई चीज़ आ गई, तो उसके साथ जैसे रेत इकट्ठा होता रहता है और वो एक बहुत बड़ा टिब्बे नुमा आकृति बन जाती है, उसको क्या कहा जाता है? बालू टिब्बा कहा जाता है। और तीसरी चीज़ दे रखी है लोएस। जैसे जब एक बहुत महीन महीन रेत जब पवन बहुत दूर जाके कहीं मैदानों में बिछाती रहती है और वहाँ पर ऐसे एक मैदान का ही रूप ले लेते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? लोएस कहा जाता है। जो ये पतली पतली जो रेत होती है उसको क्या कहा जाता है? लोएस कहा जाता है। थर्ड लेसन में बस इतना ही था। जय हिंद, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।